हे नमस्कारम, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। दिस इज एडवोकेट डॉक्टर एपी सिंह। मैं आपका स्वागत करना चाहता हूं बीएनएसएस के इस स्ट्रेटेजी सेशन में। जो संकल्प है वो यूपीएपीओ मेंस 2026 का है। भैया यूपीएपीओ मेंस लिखने वालों, बीएनएसएस बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंने क्या लिखा, केवल बीएनएसएस की चर्चा करेंगे, चाहे वो बीएनएसएस की स्ट्रेटेजी हो, जो मोस्ट रिपीटेड टॉपिक है, और जो एक कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइन हो सकती है यूपीएपीओ मेंस के लिए। तो मैं अगले 2 मिनट में क्या कहने वाला हूं, मेरा प्रेम्बल सुन लेना, फिर मैं अपनी पीपीटी पर लेकर आपको आगे बढ़ूंगा। देखो भैया, सवाल यह है कि हम बीएनएसएस पढ़ रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि बीएनएसएस को समझकर पढ़ रहे हैं या केवल रट्टा मार रहे हैं। क्योंकि सच क्या है, मेरा अपना अनुभव है, बीएनएसएस एक ऐसा सब्जेक्ट है बेटा जो यूपीएपीओ में आपको या तो 40 से 50 नंबर दिला देगा, आपको मेरिटोरियस टॉपर बना देगा, या फिर पूरी तरीके से आपको कंफ्यूज कर देगा। डिफरेंस केवल और केवल एक चीज का है कि जो बच्चा सफल है उसकी रणनीति क्या है, मेंस में बैठकर भी जो बच्चा सफल है उसकी रणनीति क्या है। मैं जो आपको बताने वाला हूं वो केवल थ्योरी नहीं है, वो एक अप्रोच है बेटा, जो एग्जामिनेशन हॉल में आपको कॉन्फिडेंट बनाएगी। क्योंकि मैं मानता हूं बीएनएसएस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो प्रिडिक्टेबल है, जिसे आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। आपने देखा होगा, उठा के देख लो, पीवाईक्यू वगैरह खरीद लो, सेम टॉपिक से बार बार सवाल पूछे जाते हैं। अरेस्ट हो, बेल हो, एफआईआर हो, इन्वेस्टिगेशन हो, ट्रायल हो। प्रॉब्लम क्या है जब एक ही टॉपिक से बार बार सवाल पूछे जा रहे हैं? प्रॉब्लम यह है स्टूडेंट्स इन टॉपिक को अलग अलग पढ़ते हैं, अलग अलग नजरिए से देखते हैं। एग्जामिनर इन्हें डिफरेंट एंगल से पूछ रहा है। उदाहरण के लिए अगर मैं चैप्टर 5 की बात करता हूं, सवाल पूछा गया एक बार अरेस्ट विदाउट वारंट, फिर पूछा गया सर्कमस्टेंसेस ऑफ अरेस्ट, फिर पूछा गया प्रोसीजर आफ्टर अरेस्ट। हां ठीक है, टॉपिक तो अरेस्ट का ही है, लेकिन बेटा क्वेश्चन 3 अलग अलग फॉर्म में आए। तो यही वो जगह है जहां बेटा मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट क्या करते हैं, गलती करते हैं, और जो सफल है वो इस अप्रोच को समझ के सफल बन जाता है। तो जो महत्वपूर्ण है बीएनएसएस के लिए, हमें लॉन्ग आंसर की तैयारी नहीं करनी है। अगर मैं बीएनएसएस की तैयारी करवा रहा हूं तो हमें यह इंश्योर करना है कि हम कैसे सीखें स्मार्ट आंसर, स्ट्रक्चर्ड आंसर, और एक जो कंप्लीट आंसर का मैकेनिज्म होता है। क्योंकि हमने किसी पोर्शन में बहुत बड़ा आंसर लिख दिया, बाकी छूट गए। तो भैया हमें क्या करना है, हमें 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, वो प्रिसाइज हो, वो एग्जाम ओरिएंटेड हो। याद रखो बेटा, एग्जामिनर केवल आपकी नॉलेज चेक नहीं कर रहा है, वो ये इंश्योर करना चाह रहा है कि जो डिमांड ऑफ द क्वेश्चन है, जो एग्जामिनर की एक्सपेक्टेशन है, वो पूरी हुई कि नहीं। तो इस स्ट्रेटेजी को हम डिसिप्लिन के साथ फॉलो करेंगे, बीएनएसएस को अपनी तैयारी से प्रिडिक्टेबल बनाएंगे। तो अगले 15-20 मिनट ये जो मेरा पूरा सेशन है, मैं आपको सिखाऊंगा बीएनएसएस जैसे प्रोसीजरल लॉ को, एडजेक्टिव लॉ को तोड़ना कैसे है, पीवाईक्यू को कैसे डिकोड करना है, और ऐसा आंसर कैसे लिखना है जो हमें सीधे मार्क्स दिलाए। तो अगर आपने इस स्ट्रेटेजी को सिंसियरली फॉलो कर लिया तो निश्चित तौर पर मैं कहता हूं बीएनएसएस आपका स्कोरिंग वेपन बन जाएगा। तो मैंने आपके लिए लिखा भी कि इफ यू फॉलो दिस स्ट्रेटेजी विद द डिसिप्लिन, बीएनएसएस विल बिकम प्रिडिक्टेबल। और कोशिश यही है बेटा कि हम प्रिडिक्ट कर सकें कि एग्जामिनेशन में आने क्या वाला है। क्योंकि जिस भी एग्जामिनेशन को हमने प्रिडिक्ट कर लिया, 101% कहता हूं वो एग्जामिनेशन बेटा क्रैकेबल बन जाता है। तो चलिए मेरे साथ चलिए, पढ़िए, लिखिए, समझिए, क्योंकि बीएनएसएस को लेकर हमें बहुत ही अच्छी तैयारी करनी है। कुछ पीवाईक्यू हैं, उनके ऊपर आपका मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हु इज द हेड ऑफ क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट? पावर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट है, पावर ऑफ द पुलिस फोर्स। समरी ट्रायल क्या होता है, पुलिस रिपोर्ट एफआईआर में अंतर क्या होता है, रिवीजन का क्या ग्राउंड है, मेंटेनेंस से जुड़े सवाल, सर्च एंड सीजर जो है, जजमेंट से जुड़े सवाल, प्ली बार्गेनिंग प्रोसीजर से जुड़े सवाल, बेल में सवाल, नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में बेल कैसे मिलती है, चार्ज से जुड़े अप्लाइड सवाल, इन्वेस्टिगेशन संज्ञेय अपराध में, एग्जीक्यूशन ऑफ द वारंट बियॉन्ड जुरिस्डिक्शन, डेथ सेंटेंस, व्हेन कैन पुलिस अरेस्ट अ पर्सन विदाउट वारंट, एक्सप्लेन सर्च वारंट, पैरोल, फॉरग्ले में अंतर क्या है, प्रोसीजर ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या है, सुसाइड वगैरह सस्पिशन में जिसमें प्रक्रिया थोड़ी सी बदल जाती है इंक्वेस्ट की, बेल कब मिलेगा, मेंटेनेंस वगैरह। तो 15, 17, 19 आप भी इन पेपर्स को रिव्यू करेंगे तो आपको यही सारे पीवाईक्यू मिलेंगे। मैंने 15 भी दिया,
मैंने 22 का भी इंटरव्यू दिया, 15 वाला इंटरव्यू 17 में हुआ, वो भी मैंने दिया। मेरे पास अनुभव है। ध्यान से समझना मैं क्या समझाने जा रहा हूं। बड़ी आसान भाषा में मैंने आपके लिए लिखा है, हिंदी में भी लिखा है, इंग्लिश में भी लिखा है। बेटा, कानून पत्र 1 के लिए बीएनएसएस की रणनीति, चूंकि जो बीएनएसएस आ रहा है वो लॉ पेपर 1 में आता है। लॉ पेपर 1 आपको पता है कितने नंबर का होता है? लॉ पेपर 1 100 नंबर का होता है, 3 घंटा मिलता है। तो हमें सबसे पहले बेटा प्रश्न पत्र को समझना है, क्योंकि सबसे बड़ा जो खेल है वो यहीं से शुरुआत होता है। मैंने बड़ी आसान भाषा में आपके लिए लिखा है। आपको लॉ पेपर 1 में बेटा टोटल क्वेश्चन मिलेंगे 9, ठीक है। उसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो कंपलसरी है, अनिवार्य है। बाकी के जो 8 प्रश्न हैं उसमें 16 उप प्रश्न रहते हैं, मतलब एक सवाल में ए बी करके 8 सवाल में टोटल आपको 16 सवाल मिलेंगे। अब इसमें आपको बेटा 4 सवाल करने होते हैं। बेसिकली ये ऐसे रहता है, मैं लिख देता हूं कि पार्ट ए से आपको 2 सवाल करना है, 2 सवाल मतलब 4 सब क्वेश्चंस, और पार्ट बी से आपको 2 सवाल करना है, उससे 4, मतलब 4 इधर 4 इधर। पहला वाला जो क्वेश्चन है वो भी ए बी में आता है। टोटल आपको 9 सवाल करने हैं। सीआरपीसी से जो आपको करना है वो 2 सवाल करना है, 2 सवाल मतलब सब क्वेश्चन के फॉर्म में आपको 4 सवाल करना है। तो जो बीएनएसएस का वेटेज है लॉ पेपर 1 में वो बेटा 40 से 50 नंबर का होता है, और ये बड़ा महत्वपूर्ण है आपको क्वालिफाई करने के लिए भी, आपको डिस्क्वालीफाई करने के लिए भी, ठीक है। अब मैंने आपसे लिए ये लिखा कि आप एक बड़ा बीएनएसएस का उत्तर नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि आपको 4 सवाल करने हैं। तो आप जब भी पेपर के लिए बैठेंगे, एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे, आपका ये टारगेट है कि हमें इस तरीके से लिखना है कि हम चारों सवाल अटेम्प्ट कर लें। एक सवाल बहुत बड़ा लिख दिया, बहुत अच्छा लिख दिया, बाकी नहीं लिख पाए, नहीं होगा सिलेक्शन। मेंस में बैठ के नहीं होगा सिलेक्शन। इसीलिए मैंने कहा कि आप 8 छोटे उत्तर लिख रहे हैं। इट इज नॉट 8 4, क्योंकि 8 सवाल तो पूछे जा रहे हैं, आउट ऑफ 8 आपको 4 करना है। तो जो हमारी रणनीति बीएनएसएस के लिए है वो कवरेज, स्पष्टता और पूर्णता के साथ बननी चाहिए, कि भैया हम चारों सवाल कर रहे हैं आउट ऑफ 8, स्पष्टता के साथ आंसर लिख रहे हैं। कैसे लिखेंगे वो मैं आपको बताऊंगा, और पूर्णता के साथ लिख रहे हैं कि जो एग्जामिनर की एक्सपेक्टेशन है आपसे, आप उसे फुलफिल कर रहे हैं, ठीक है। फिर मैंने लिखा की इनसाइट, मुख्य समझ क्या होनी चाहिए बेटा मेंस एग्जामिनेशन के पहले। मैंने कहा मुख्य रणनीति ये है जो स्मार्ट तरीके से आपको तैयारी करना सिखाती है। पॉइंट नंबर 1, बीएनएसएस को बेटा हमें अध्यायवार तैयार नहीं करना है। अगर सर 36 चैप्टर, 37 चैप्टर, 531 सेक्शन, नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं पढ़ना है आपको बीएनएसएस को। बीएनएसएस को बेटा हम कैसे पढ़ेंगे? बीएनएसएस को मेंस पर्पस के लिए क्वेश्चन वाइज पढ़ेंगे, क्लस्टर वाइज पढ़ेंगे। सवाल मैं आपको दूंगा, एक एक सवाल बना के दूंगा, बैच में दूंगा और रट्टा मरवाऊंगा, कंटेंट दूंगा। क्लस्टर आज मैं शेयर करूंगा कि क्या जरूर पढ़ना है। तो हमें सारे चैप्टर नहीं पढ़ने, हमें सारे सेक्शन नहीं पढ़ने हैं, हमें तैयार करना है महत्वपूर्ण क्या है प्रश्न, महत्वपूर्ण क्या है क्लस्टर। पीवाईक्यू से बार बार बेटा आने वाले टॉपिक्स पर हमें ध्यान देने हैं। पूरा फ्लो चार्ट मैं बताऊंगा, स्ट्रक्चर मैं दूंगा, तैयारी मैं कराऊंगा, क्योंकि पीवाईक्यू से जरूर सवाल आएंगे, हर बार आते हैं। चौथा विषय है पहले उत्तर लेखन की संरचना बनाएं, फिर सामग्री तैयार करें। बच्चे क्या करते हैं? बच्चे पहले सामग्री तैयार करते हैं, फिर बेटा उत्तर लेखन की संरचना बनाते हैं। नहीं, ये गड़बड़ है। देखो मेरी बात समझो, मतलब क्या है? मैं ये कह रहा हूं कि पहले आंसर राइटिंग का स्ट्रक्चर बनाओ, फिर कंटेंट तैयार करो। मतलब क्या है कि किसी भी आंसर को लिखने के पहले आपको यह डिटरमिन करना है कि आपके आंसर का स्ट्रक्चर क्या होगा। ज्यादातर एस्पिरेंट गलती क्या करते हैं जो सफल नहीं हो पाते हैं, वो कंटेंट याद करना शुरू कर देते हैं। लेकिन एग्जाम में प्रॉब्लम यह होती है कि उनके पास पॉइंट्स तो हैं, लेकिन वो अपने आंसर्स को ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में नहीं लिख पा रहे हैं। तो इसलिए सबसे पहले बेटा जो आंसर का स्केलेटन होता है, हमें उसे डिजाइन करना है कि रेलिवेंट लॉ क्या होगा, प्रोविजन क्या होगा, प्रोसीजर क्या होगा, केस लॉ क्या होगा, एग्जाम्पल क्या होगा। जब हमने इस तरीके का स्केलेटन तैयार कर लिया तो निश्चित तौर पर हम एक बढ़िया आंसर लिख सकते हैं। तो हमें सबसे पहले ध्यान देना, जो बोलने जा रहा हूं बहुत महत्वपूर्ण है, हमें सबसे पहले यह डिटरमिन करना होगा कि क्या क्या हेडिंग्स आएंगी, वो किस सीक्वेंस में आएंगी, कंपैरिजन करना है कि नहीं करना है प्रोसीजर में, कंक्लूजन कैसे आएगा,
उसके बाद बेटा हर हेडिंग के नीचे कंटेंट हम तैयार करेंगे। इसे मैं कहता हूं सिनॉप्सिस तैयार करना, कि शुरुआती 1 मिनट में हर क्वेश्चन के लिए हमने अपनी सिनॉप्सिस तैयार कर ली। महत्वपूर्ण इसलिए यह रणनीति है कि मेंस एग्जामिनेशन में बेटा जो नंबर है वो केवल नॉलेज में नहीं मिल रहा, बल्कि वो आपके प्रेजेंटेशन पर, वो आपकी स्ट्रक्चर पर, वो आपकी लीगल क्लैरिटी पर मिल रहा है। तो अगर स्ट्रक्चर क्लियर होगा तो एग्जामिनर को लगेगा यार स्टूडेंट को टॉपिक सिस्टमैटिकली समझ में आ गया है। तो ये आपको ध्यान देना है कि हमें पहले उत्तर लेखन की संरचना तैयार करनी है, उसमें हमें महारत हासिल करनी है, जो हम कराएंगे, जो मैं कराता भी हूं। और फिर बेटा हमें उसकी सामग्री तैयार करनी है। मूविंग फॉरवर्ड, मैंने लिखा मास्टर ओनली 8 to 10 कोर क्लस्टर हाई रिटर्न एरियाज। मैंने कहा सारे चैप्टर्स नहीं पढ़ने, सारे सेक्शन नहीं पढ़ने, हमें निकाल लेना है। उदाहरण के लिए अरेस्ट मोस्ट रिपीटेड, गिरफ्तारी बेटा सबसे अधिक पूछे जाने वाला क्लस्टर एरिया है। इन्वेस्टिगेशन, एफआईआर जरूर पढ़ना, बहुत अच्छे से पढ़ना, कुछ भी नहीं छोड़ना। बेल से जुड़े जितने भी मैकेनिज्म है, बेलेबल, नॉन बेलेबल, एंटीसिपेटरी, कैंसिलेशन ऑफ बेल, जितने लेटेस्ट केस लॉ है, 24 आवर्स रूल एंड रिमांड, रिमांड से जुड़े जितने प्रोविजन है बेटा, ठीक है, 24 घंटे के नियम, उससे जुड़े केस लॉज, सर्च वारंट, मेंटेनेंस, ट्रायल सिस्टम, प्ली बार्गेनिंग, जजमेंट, रिवीजन, कब आया, नहीं आया, क्या एड ऑन हुआ, क्या उसका इंपैक्ट पड़ता है। मैंने लिखा आपके लिए कि ये क्लस्टर्स लगभग सभी आपके दिए पीवाईक्यू को कवर करते हैं। आप उठा के देख लें, जो सवाल बन रहे हैं वो यहीं से बन रहे हैं। आप कहेंगे सर पूरा क्यों नहीं पढ़ना? अरे भैया आपके पास 8 सवाल हैं, आउट ऑफ 8 आपको 4 करना है, वो 4 बेस्ट होंगे। तो हम क्यों सारा चैप्टर पढ़ के जाएं, हम क्यों सारा सेक्शन पढ़ के जाएं? हम अपने मेंटोर के साथ बैठ के उन क्लस्टर्स पर काम करेंगे, और जो पढ़ रहे हैं, जिन क्लस्टर्स पर काम कर रहे हैं, जिन इंपॉर्टेंट कोर एरियाज पर काम कर रहे हैं, उसमें कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, सब पढ़ डालेंगे। ऐसा पढ़ेंगे जो इस देश में सबसे अच्छा बच्चा पढ़ता हो, सबसे अच्छी तैयारी करता हो। जो पढ़ रहे हैं उसमें कोई कोताही नहीं, कॉम्प्रोमाइज नहीं, बाकी नहीं पढ़ के जाएंगे, क्योंकि हमारे पास स्कोप है। फिर मैंने आपके लिए लिखा हर विषय को कैसे पढ़ें, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। हाउ टू स्टडी ईच टॉपिक, परफेक्ट मेथड फॉर एवरी टॉपिक, प्रिपेयर इन दिस स्ट्रक्चर, जिसकी मैं बात कर रहा था कि आपको स्केलेटन तैयार कर लेना है, कि भैया आपको इंट्रोडक्शन लिखना है 1 से 2 लाइन, कॉन्सेप्ट प्रोविजन आपको पता होना चाहिए, उसे आपको हाईलाइट करना है। उसके बाद बेटा जो मुख्य बिंदु है, डिमांड ऑफ द क्वेश्चन है, एग्जामिनर की जो एक्सपेक्टेशन है, उस पर आपको आंसर राइटिंग करनी है। चूंकि सीआरपीसी बीएनएसएफ प्रोसीजरल लॉ है, एडजेक्टिव लॉ है, तो हमें उस प्रोसीजर की चर्चा करनी है। हमेशा हर प्रोसीजर के साथ बाय वर्च्यू ऑफ मेनका गांधी आर्टिकल 21, प्लेथोरा ऑफ सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जजमेंट, सेफगार्ड्स हैं, एक्सेप्शंस हैं, हमें उसकी चर्चा करनी है। फिर अंतोगत्वा बिना कंक्लूजन के हमें अपना आंसर खत्म ही नहीं करना। तो मैंने आपके लिए लिखा कि अगर आप ये स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं, संरचना फॉलो करते हैं, तो जो 10 नंबर के सवाल हैं बेटा परफेक्ट आप करके देखो, आप मेरी स्ट्रेटेजी को फॉलो करके देखो। अगर मैक्सिमम नंबर 60% के अप्रॉक्स नंबर बेटा मैक्सिमम माना जाता है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में, आप बड़ी आसानी से उसे सिक्योर कर सकते हैं, ठीक है। तो इस फॉर्मेट को आपको जरूर फॉलो करना है। अगला विषय आता है पीवाईक्यू आधारित तैयारी कैसे करें। मैंने आपको बताया कि भैया पीवाईक्यू सबने खरीद लिया, पढ़ भी लिया, उसका एप्लीकेशन क्या, स्ट्रक्चर क्या, ट्रेंड क्या, एग्जामिनर क्या सोच रहा है, बच्चा नहीं समझ पा रहा है। तो मैंने लिखा कि पीवाईक्यू आधारित तैयारी जो है वो बड़ी महत्वपूर्ण है। हमें केवल थ्योरी पर काम नहीं करना है, हमें प्रश्नों का अभ्यास करना है। एक ही प्रश्न को 2-3 बार दोहराएं, प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं इस पर ध्यान दें, ध्यान दे समझिएगा। एक ही प्रश्न को 2-3 बार दोहराना है। मन में सोच रहे हैं, अच्छा अरेस्ट पूछा गया, कन्फेशन पूछा गया, कॉग्निजेंस पूछा गया, सेशन ट्रायल पूछा गया, सेशन, मतलब सोच रहे हैं आप, उसे बार बार दोहरा रहे हैं, एक नहीं 2-2 3-3 बार उस पर आंसर राइटिंग कर रहे हैं। क्योंकि बेटा प्रश्न कैसे पूछे जा रहे हैं हमें इस पर ध्यान देना है। उदाहरण के लिए आपके पीवाईक्यू से मैंने उठाया है कि जो मैं आपको शुरू में बोल रहा था कि एक बार अरेस्ट विदाउट वारंट पूछा गया, दूसरी बात बेटा सर्कमस्टेंसेस ऑफ अरेस्ट विदाउट मजिस्ट्रेट पूछा गया, तीसरी बात बेटा प्रोसीजर पूछा गया जो सेक्शन 46 सीआरपीसी में है। तो सवाल है अरेस्ट ही आ रहा है लेकिन अलग अलग तरीके से आ रहा है।
तो ऐसे भी पूछ सकते हैं, वो दो सब्जेक्ट को, दो सब टॉपिक को मिला भी सकते हैं। आपने कहा हमारा अरेस्ट बहुत अच्छे से तैयार है, लेकिन सवाल किस तरीके से पूछे जा रहे हैं, ये ट्रेंड, ये पैटर्न तो पीवाईक्यू देख के पता चलेगा। इसलिए मैंने कहा पीवाईक्यू की जो एनालिसिस है वो बहुत शार्पन होनी चाहिए, रीजनिंग के साथ होनी चाहिए। अब अगर आप पीवाईक्यू पढ़ेंगे तो आपको ये सब मिल जाएगा कि भाई कॉग्निजेबल वर्सेस नॉन कॉग्निजेबल में अंतर बताइए, एफआईआर वर्सेस पुलिस रिपोर्ट में बताइए, जो बार बार पुनरावृत्ति सवालों की हो रही है उसमें तुलनात्मक अध्ययन करिए, बेल और बेल एंड है ये, बेल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में अंतर बताइए। पता है आपको, लेकिन जब कंपैरिजन करने को आ रहा है तो आप अच्छा आंसर नहीं लिख पा रहे हैं। सवाल क्या है, अगर पीवाईक्यू की बढ़िया से एनालिसिस की गई तो हमें पता है नहीं यार, कंपैरिजन करने के लिए भी सवाल पूछे जा सकते हैं, तो आप प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि नहीं हमें कंपैरिजन वाले सवाल भी करने हैं। ठीक है, बेल विद कंडीशन को एक्सप्लेन करिए, शॉर्ट नोट्स में जुडिशियल डिस्क्रिप्शन क्या होता है। तो अवधारणा एक ही है, कॉन्सेप्ट एक ही है, लेकिन जो एंगल है बेटा वो डिफरेंट डिफरेंट एंगल है। तो जब मैं पीवाईक्यू की बात करता हूं तो आपको समझना होगा बेटा, पीवाईक्यू आपको सिर्फ प्रश्न नहीं बता रहे हैं, वो एग्जामिनर का क्या माइंडसेट है वो बता रहा है। अगर आपने बढ़िया से पीवाईक्यू पढ़ा, एक ही विषय को अलग अलग एंगल से हम कैसे देख सकते हैं, तैयार कर सकते हैं, इससे अगर आपने इस स्ट्रेटजी को फॉलो किया तो आपका ना केवल बेटा कॉन्सेप्ट मजबूत होगा, लेकिन परीक्षा में किसी भी तरीके से सवाल पूछा जाएगा आप उसे कर लेंगे। इसीलिए ये जो तैयारी है ये स्मार्ट तैयारी होती है। स्मार्ट तैयारी बिना पीवाईक्यू के समझे नहीं होती है। तो बार बार पीवाईक्यू पढ़ना है, दोहराना है और खुद को बेटा एग्जामिनेशन के लिए मास्टर करना है। ठीक है, पीवाईक्यू को लेकर हमने बड़ी अच्छी रणनीति बनाई है। हमने सारे सवालों को एक जगह कर दिया है, टॉपिक, सब टॉपिक, ईआर, वो सब कुछ हम लोग आपको देंगे, तैयार करेंगे। लेकिन ये बड़ा महत्वपूर्ण है, हर बच्चे को ध्यान देना है कि उसकी तैयारी में पीवाईक्यू का बड़ा वाइटल रोल होने वाला है। अब ये जो सब पार्ट है, मैंने कहा कि आपके पास पार्ट बी में बीएनएसएस होगा, पार्ट बी में आपको 4 सवाल मिलेंगे, उन 4 सवालों में सब में ए बी करके रहेगा। तो मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, यहां से एक सवाल, यहां से एक सवाल, यहां से एक सवाल, यहां से एक सवाल। तो आपको 4 सवाल करने हैं, आपके पास 8 सवाल है, मैंने लिखा भी आपके लिए। हर क्वेश्चन में 2 सब पार्ट रहेंगे, हर सब पार्ट में बेटा जो नंबर है दैट कैरीज इक्वल मार्क्स। ठीक है, प्रत्येक उप प्रश्न में जो अंक हैं वो एक जैसे हैं। तो सही तरीका क्या है, आपको दोनों ही पार्ट का आंसर करना है और आपको बैलेंस बिठाना है। बच्चे क्या करते हैं कि 3 का ए कर लिया, बी गड़बड़ कर दिया, 5 का बी कर लिया, ए गड़बड़ कर लिया। नहीं, आपको इस तरीके से सवालों का चयन करना है कि भैया हम जो सवाल उठा रहे हैं 2 पार्ट में, क्वेश्चन नंबर 1 उठाया और 3 उठाया, दोनों के चारों जो सब पार्ट है बहुत अच्छे से कर रहे हैं। क्योंकि जब तक संतुलन नहीं होगा आप मैक्सिमम मार्क्स नहीं पाएंगे, इसलिए सारे सवालों के बीच संतुलन बिठाना बहुत जरूरी है। गलत तरीका क्या है, राइटिंग फुल आंसर फॉर ए, एक सब टॉपिक में पूरा आंसर हमने लिख दिया, बी बेटा वीक हो गया, है ना। तो मैंने कहा कि भैया नियम क्या है, आपको फॉलो क्या करना है, किसी भी उप प्रश्न को अधूरा ना छोड़ें, फुल फ्लेजेड लिखें, सामंजस्य समन्वय बिठा के लिखें। समय का डिवीजन इस तरीके से आप करेंगे कि दोनों ही सब टॉपिक में आपको इक्वल टाइम मिल सके। ठीक है, फिर आंसर राइटिंग टेक्निक क्या है, आपको बेटा बुलेट्स पॉइंट का यूज करना है सब टॉपिक के लिए, आपको हेडिंग्स देने हैं, आपको रेलिवेंट केस लॉस देने हैं, आपको स्टेप वाइज प्रोसीजर लिखना है, आपको लॉन्ग पैराग्राफ नहीं लिखना है क्योंकि एग्जामिनर परेशान होता है लॉन्ग पैराग्राफ से। ठीक है, तो आप इस तरीके से लिखिए कि जो प्रोसीजर है उसका सीक्वेंस क्या है, क्रोनोलॉजी क्या है, जो स्टेप वाइज प्रोसीजर है। बच्चे कहते हैं सर केस लॉ लिखना जरूरी है। अरे भैया एफआईआर लिख रहे हो तुम, ललिता कुमारी नहीं लिख रहे। कन्फेशन की बात कर रहे हो, 167 की बात कर रहे हो, अनुपम जे कुलकर्णी सीबीआई का केस नहीं लिख रहे। जब मैं कन्फेशन की बात करता हूं तो नवजोत संधू आपको जरूर लिखना है। प्ली बार्गेनिंग की हम बात कर रहे हैं, हरचंद्र ठाकुर का जो केस है नटवर वाला 2005 वाला, वो नहीं लिख रहे। सीआरपीसी की बात कर रहे हैं, आरा छड़ी अंबानी मुखर्जी नहीं लिख रहे। कुछ तो लीडिंग हिस्टोरिकल केस लॉ हैं जिन पर वो सेक्शन टिके हुए हैं। तो अगर आप एक अच्छा आंसर लिख रहे हैं तो आपको जरूर ध्यान देना है कि जो हिस्टोरिकल केस लॉज हैं, जो रेलिवेंट केस लॉज हैं, वो आपको रट्टू तोता की तरह याद हो। हम देंगे, याद आपको करना पड़ेगा, प्रोवाइड हम करेंगे, लेकिन यही तरीका है। तो ये बिल्कुल आदर्श प्रारूप क्या हो सकता है, आइडल फॉर्मेट।
हमने इंट्रोडक्शन लिखा, की पॉइंट्स लिखा, प्रोसीजर लिखा, सेफगार्ड लिखा, कंक्लूजन लिखा। ये जो मुख्य बिंदु है ये आपके सवाल से निकलता है, एग्जामिनर पूछना क्या चाहता है, डिमांड ऑफ द क्वेश्चन क्या है। अगर आपने बाय द टाइमिंग लिखते 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 इस फॉर्मेट को बेटा प्रारूप को फॉलो किया तो ना केवल बीएनएसएस, जो दूसरे सब्जेक्ट हैं उसमें भी आपकी बड़ी मदद होगी। टाइम मैनेजमेंट, समय प्रबंधन रणनीति, आपको बेटा 180 मिनट मिल रहे हैं लॉ पेपर 1 के लिए, आपको 3 घंटे का समय मिल रहा है। 3 घंटे में आपके सामने 9 सवाल है, 9 दूना 2 18, ठीक है, 18 सब सवाल आपके सामने हैं। अब आप टाइम मैनेजमेंट कैसे करेंगे ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है, एक अच्छी घड़ी खरीदो, स्मार्ट वॉच नहीं, नॉर्मल, ठीक है, एक अच्छी चलती हालत वाली घड़ी आपको एग्जामिनेशन के लिए सेल वगैरह बढ़िया से रखनी है अपने पास। अब देखो टोटल समय 180 मिनट, बेसिक रूल बता रहा हूं, अपने अनुभव से बता रहा हूं। आपको बेटा 10 सब क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, तो आपको हर सवाल पर कितना समय मिला, 18 गुणे 10 180, आपको मिला बेटा 18 मिनट, प्रति उत्तर समय 18 मिनट। अब आपको हर उप प्रश्न की संरचना को डिजाइन करने के लिए इस फॉर्मेट को फॉलो करना होगा। सिनॉप्सिस क्या है, जैसा मैंने शुरू में कहा, हर सवाल को पढ़ने के साथ ही 1 मिनट आप अपनी सिनॉप्सिस को देंगे। क्यों देंगे, मुझे इसमें क्या लिखना है, किस तरीके से लिखना है, केवल हेडिंग लिखते जाओ। इंट्रोडक्शन में ये वाला केस लॉ लिख देंगे, ये सेक्शन लिख देंगे, इसको उससे कोरिलेट कर देंगे, कंक्लूजन में ये जरूर बता देंगे, कोई मैक्सिम अप्लाई होती है तो बता देंगे। ये पीछे रफ पेज दिया रहता है, 1 मिनट। क्योंकि जब आप आंसर लिखोगे, लगातार लिखोगे, तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट व्यक्ति भूल जाता है, तो आप आंसर लिख रहे हो, पलट रहे हो, देख रहे हो, अच्छा ये लिख लिया, ये लिख लिया, ये देख लिया, ये देख लिया, ये आपको जरूर करना है 1 मिनट के अंदर, ठीक है। अब आपको आंसर लिखना है 16 से 17 मिनट, मैं कहता हूं 16 मिनट की आदत डालो। घड़ी कैसे चल रही है, घड़ी की सुई कैसे चल रही है, हर सवाल पर घड़ी की सुई कहां पहुंचनी चाहिए, ये प्रैक्टिस करो बेटा। बहुत बार क्या होता है, हम गलत तरीके से समय देखना भूल जाते हैं। जिस सवाल को 12:40 पे खत्म होना चाहिए, उस सवाल को हम 12:55 पे खत्म कर रहे हैं, हमें लग रहा है हम सही हैं, पता चला समय आगे बढ़ गया। नहीं, ये प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, और मैं भी सिखाऊंगा, हम लोग सिखाएंगे। और क्विक चेक्स 15 से 30 सेकंड। बहुत सारे बच्चे आंसर लिखने के बाद उसका रिवीजन नहीं करते, मैं कह रहा हूं 30 से 45 सेकंड दो, जो लिखे हो जल्दी से सरसरी निगाह में, है ना। और जहां गड़बड़ है उसे बोल्ड कर दो, हाईलाइट कर दो, काट दो। ये बेटा रिवीजन आपको जरूर करना है। तो 18 मिनट का ये जो सदुपयोग है, ये इस तरीके से आपको करना है। तो शुरुआती 4 से 5 मिनट में आप अपने क्वेश्चन पेपर को पढ़ लो, डिसाइड कर लो कौन सा सवाल करना है, कौन सा अटेम्प्ट करना है, कौन सा छोड़ना है। 10 सवाल पर 170 से 75 मिनट दे दो, फाइनल रिवीजन के लिए 3 से 4 मिनट दे दो, हो गया। 170, 173, 4 189, 1 मिनट तब भी बचा। तो 180 मिनट आपके जीवन के वो सबसे महत्वपूर्ण हैं, जो 100 नंबर में आपको 60 नंबर दिलाएंगे, टॉपर बना देंगे, जल्दी पीओ एसपीओ बनोगे। और अब तो भैया डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन एपीओ बन रहा है। तो तुरंत हमें बेटा क्विकली जल्दी से 4-5 बिंदु सोचना है जो आंसर में लिखना है। हमें बुलेट्स पॉइंट्स तैयार कर लेने हैं, हमें अपने आंसर को शॉर्ट और स्ट्रक्चर रखना है, और तुरंत जैसे ही 18 मिनट हुआ, हमें अगले क्वेश्चन पर तुरंत जंप करना है, क्योंकि एक सवाल में आपने ज्यादा समय लिया तो अगला सवाल बिगड़ना तय है। तो सख्ती से 18 मिनट का नियम अपनाएं। सभी 10 उत्तर आपको बढ़िया तरीके से लिखने हैं, सभी उत्तरों में संतुलन बनाना है। रिव्यू रिवीजन के लिए बेटा 3 से 4 मिनट आपको जरूर बचा के रखना है, यकीन मानो हर टॉपर ये करता है। What not to do, do not exceed टाइम पर आंसर। जैसा मैंने कहा कि बहुत अच्छा आप लिख सकते हो, अरे भैया क्या करोगे बहुत अच्छा लिख के, 18 मिनट मतलब 18 मिनट, उसके ऊपर नहीं जाएंगे, 17 में अपने आंसर को क्लोज कर देंगे, ठीक है। लंबी भूमिका मत लिखो, किसी भी उप प्रश्न को ना छोड़ो। अगर बेटा किसी भी सब क्वेश्चन को छोड़े तो आप समझ जाओ आप रेस के बाहर हो। डू नॉट स्पेंड टू मच टाइम ऑन सिनॉप्सिस। गुरुजी ने बताया था, अरे कोई पीएचडी थोड़ी ना करना है, सिनॉप्सिस इसलिए लिखना है हमें मदद मिल सके कि हमारा कुछ महत्वपूर्ण बिंदु छूट न जाए लिखने के फ्लो में, ठीक है। 17 मिनट लेखन के लिए खुद को तैयार रखें, और वो ऐसे नहीं होगा, वो लगातार आपको बेटा प्रैक्टिस करनी होगी। सभी उत्तर पूरे करने हैं, क्योंकि अगर पूर्णता और समय नियंत्रण रहेगा तभी आपका चयन होगा। विद कंप्लीशन एंड टाइम कंट्रोल, यही बेटा सफलता का मूल मंत्र है, ठीक है। तो बार बार पूछे गए पीवाईक्यू पर ध्यान देना है, नियमित रूप से बेटा उत्तर लेखन का अभ्यास करना है, हम आपको कराएंगे। आपको कंपैरिजन करना है। अब आप समझिए, प्रिपेयर कंपैरिजन इन द टेबल फॉर्मेट।
अगर आप कंपैरिजन के लिए नहीं तैयार हैं, आपको एफआईआर पुलिस रिपोर्ट का अंतर नहीं पता, कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल का नहीं पता, बेलेबल नॉन बेलेबल का नहीं पता, सर्च वारंट प्रोटेक्शन वारंट का अंतर नहीं पता, तो फिर आपकी तैयारी अधूरी है। तो इस पर भी हम लोग काम करेंगे, बहुत सीरियसली काम करेंगे कि तुलनात्मक जो विषय पूछे जा रहे हैं उनको हम प्रिडिक्ट कर सकें। राइट आंसर्स इन पॉइंट कवर ऑल दी सब पार्ट्स। क्लस्टर्स जो महत्वपूर्ण हम लोग आपको बैचेस में बताएंगे, आपको बार 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 उससे दोहराना है, ठीक है। कानूनी कीवर्ड्स का उपयोग करें, डिस्क्रिशन, सेफगार्ड्स, एग्जामिनर खुश होता है बेटा, जुरिस्डिक्शन, प्रोसीजर, रीजनेबल ग्राउंड, क्योंकि इन्हीं पर कोई जजमेंट आधारित है, इन्हीं पर कोई लॉ का सेक्शन आधारित है, लेजिस्लेचर ऑब्जेक्टिव आधारित है, तो इनका इस्तेमाल आपको जरूर करना है। तो व्हाट टू डू ये मैंने बता दिया। हाई प्रोबेबिलिटी वाले टॉपिक्स बेटा, अरेस्ट विदाउट वारंट, प्रोसीजर आफ्टर अरेस्ट, कॉग्निजेबल वर्सेस नॉन कॉग्निजेबल, एफआईआर वर्सेस पुलिस रिपोर्ट, बेल इन नॉन बेलेबल ऑफेंसेस, बहुत सवाल आते हैं, जे में भी आते हैं, एपीओ की तो बात ही छोड़ दो। 24 घंटे के बाद की इन्वेस्टिगेशन, सर्च वारंट वर्सेस प्रोडक्शन वारंट, समरी ट्रायल, मेंटेनेंस, ये हाई प्रोडक्टिविटी वाले एरियाज हैं। प्ली बार्गेनिंग, जजमेंट, ट्रायल्स, ठीक है, यहां से खूब सारे सवाल पूछे जाएंगे। तो मैं आपको 8 से 10 क्लस्टर दूंगा, जिससे 40 से 50 नंबर की तैयारी आप बहुत मेरिटोरियस तरीके से कर सकते हैं। आपको संरचित उत्तर सिखाएंगे हम लोग कि किस तरीके से आप ज्यादा से ज्यादा नंबर सिक्योर कर सकते हैं, और पूर्ण प्रयास इज इक्वल टू चयन। बाय द टाइमिंग अपने बैचेस में इस बात का जरूर हम आपको ट्रेनिंग के तौर पर तैयार करेंगे, ये चीज आपको बताने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से आपको पूरा सब्जेक्ट कर लेना है, ठीक है। अधिकांश छात्र असफल होते हैं क्योंकि बेटा वो प्रश्न अधूरे छोड़ देते हैं, वो पैटर्न को नजरअंदाज कर देते हैं, वो अपने आंसर को स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में नहीं लिखते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में लिखते हैं। यू ऑलरेडी हैव द एडवांटेज, आपके पास पहले से बढ़त क्यों है, इसलिए है क्योंकि आपको पैटर्न पता चल जाएगा, आपको पीवाईक्यू की एनालिसिस करा दी जाएगी, आपके लिए स्ट्रेटेजी बना दी जाएगी, तो आप हजारों बच्चों से वैसे भी आगे हैं। तो मैंने आपके लिए लिखा कि बीएनएसएस में सफलता सब कुछ कवर करने के बारे में नहीं है, सफलता इस बात में है कि आप वही लिखें जो एग्जामिनर आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है। अगर हम इस रणनीति का सख्ती से पालन करेंगे तो बीएनएसएस आपका बेटा न केवल क्वालिफाइंग सब्जेक्ट बनेगा, बल्कि वो स्कोरिंग सब्जेक्ट बन जाएगा जो आपको बेहतरीन रैंक एंश्योर करेगा। आपको पता है हमारा मेन सक्सेस बैच बेटा बहुत ही जल्दी लाइव हो जाएगा, 3999 का है, जो डिस्काउंट वगैरह है वो एप्लीकेबल हो जाएगा। तो हम ये चाहते हैं इस रणनीति के साथ आपको तैयार करें। मेरा ऑब्जेक्टिव ये था, आप जुड़ो ना जुड़ो, इट इज अप टू यू, कि लार्जर पर्सपेक्टिव में, डोमेन में जो मेरा अपना अनुभव है बेटा वो मैं आपके साथ साझा कर सकूं। मेरे तमाम बच्चे एपीओ जज हैं, उन्होंने सफलता पाई तो उन्होंने कुछ किया होगा तभी पाई। तो निश्चित तौर पर ये सारी चीजें हम लोग अपने मेन सक्सेस बैच में बताएंगे। मैं फिर आऊंगा बीएनएसएस को लेकर, संविधान को लेकर, दूसरे विषयों को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। आशा करूंगा आसान भाषा में अच्छे तरीके से मैंने आपको बीएनएसएस की रणनीति साझा की। फिर मिलेंगे, लव यू ऑल।